कक्षा 9 गणित आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग का जो चैप्टर है बहुपद से संबंधित बेसिक बातों को समझते हैं। इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख दिया अचर या फिर इसे इंग्लिश में बोलना रहेगा तो कांस्टेंट। अचर क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है, उसे बोल देते हैं अचर। इसमें सभी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 1/2 को भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया। और इसे कभी कभी यहाँ अक्षर संख्याओं द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। स्मॉल a b c d इन संख्याओं द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है अचर। ऐसी राशि जिसका मान रहेगा निश्चित, है ना। चलिए हो गया। और चर की बात करें वेरिएबल, एक ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं रहता है ना। यहाँ पर जैसे 1/2 हो गया तो इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है, यह निश्चित है। और यहाँ पे यक्स की हम लोग बात करें, इसे अक्षर संख्याओं द्वारा व्यक्त कर दें, यक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, इस प्रकार से हो गया, है ना। यहाँ पे यक्स की हम लोग बात करें तो अलग अलग प्रश्नों के लिए इसी यक्स का मान अलग अलग आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं है, तो यह हो गया चर, या फिर इंग्लिश में बोलना रहेगा तो वेरिएबल। और यहाँ पे फिर बीजी व्यंजन को हम लोग समझ लेते हैं। बीजी व्यंजन क्या होता है ना, कि यहाँ पे जो भी चर लिखे गए इस पर जोड़ घटाना गुणा भाग की आप संक्रिया लगा दें, है ना। यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया आप यहाँ पे अचर को भी साथ में ले सकते हैं। चरों पर जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया लगा देंगे तो इस प्रकार से जो भी आपको राशि प्राप्त होगा उसे बोल देते हैं बीज व्यंजक। जैसे यहाँ पे सिंपल यक्स है ना, यक्स एक चर है, इस पर हमने यक्स स्क्वायर कर दिया, यक्स के 2 गुणनखंडों का आपस में गुणा कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? बीजी व्यंजक हो गया। जैसे इस प्रकार से हम लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस 1/z लिख दिया, ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है। 1/x लिख दिया हमने, ये क्या है? बीजी व्यंजक है। चलिए यहाँ पर करणी में 2 हो गया, यक्स हो गया, प्लस 1/x स्क्वायर, ये भी बीजी व्यंजक है। यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 2x, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इत्यादि। जो भी चर है उस पर जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया करके आप जो कुछ भी लिख पाएंगे वो सब आ जाएगा बीजी व्यंजक में, है ना। अब यहाँ पे जो भी बीजी व्यंजक लिखे गए उनमें से कुछ खास को हम लोग बोल देंगे बहुपद, या फिर इंग्लिश में बोलना रहेगा तो पॉलिनोमियल। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। यहाँ पर हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी बीजी व्यंजक तो रहेगा इन्हीं में से कोई रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे ना, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। जो भी बीजी व्यंजक रहेगा यदि उस पर चर की घात आपको एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। चलिए यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की बात करें, होल नंबर्स इंग्लिश में बोला रहेगा तो इसमें क्या होता है? 0 होता है, 1 2 3 इस प्रकार से सभी धनात्मक संख्याएं रहती हैं और साथ साथ 0 रहता है, ये होता है पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यक्स है, यक्स पर घात कितना है? 2 है, तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्याओं में आएगा, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर यह बहुपद में आएगा, ठीक है, ये बहुपद में हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जेड स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे 1/z है। यदि हम लोग इसको अंश में करके लिखेंगे ना तो जेड पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक घात हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे क्या करना रहता है ना, कि जो भी चर लिखे गए यदि हर में है तो उसको अंश में करके लिखिए, है ना। अंश में जब आप करके लिखेंगे ना तो यहाँ पर यही होना चाहिए, जो चर रहे उस पर घात जो रहे पूर्ण संख्याओं के रूप में होना चाहिए, है ना। यहाँ पर केवल एक ही पद है, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर, यक्स पर देख रहे हैं हम लोग घात कितना है? 2 है, ठीक है। यहाँ पर घात 2 है तो यह क्या हो जाएगा? एक बहुपद होगा। यहाँ पर देख रहे थे कि 1/z, यहाँ पर लिख कर आपको दिखाते हैं, 1/z है। यदि आप इसको ना अंश में करके लिखेंगे तो जेड पर ऋण एक घात आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऋणात्मक घात आ जाएगा, तो जो कि इसमें यहाँ पर 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं में नहीं है। यहाँ पर जो ऋण एक है यहाँ पर ये पूर्ण संख्याओं में नहीं सम्मिलित होता है, तो इसलिए हम लोग क्या है, इसको बहुपद नहीं कह सकते। बीजी व्यंजक तो रहेगा लेकिन बहुपद नहीं कह सकते। उसी प्रकार से 1/x को भी हम लोग बीजी व्यंजक तो कह देंगे लेकिन बहुपद हम लोग नहीं कह सकते, है ना। चर पर घात यही होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। 0 1 2 3 इस प्रकार से धनात्मक जितना भी घात हो, यहाँ पे 0 भी हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर करणी में 2 हो गया, यक्स है प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे करणी में 2 यक्स इतना रहता तो हो जाता, लेकिन 1/x स्क्वायर की वजह से यहाँ पे 1/x स्क्वायर को यदि हम लोग अंश में करके लिखेंगे ना तो यक्स पर ऋणात्मक घात आ जाएगा, है ना। यक्स पे घात ऋण 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं हुआ। जो यहाँ पे चर है, चर पर घात, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो भी आपको चर है, यहाँ पे यक्स पर 2 घात है और यहाँ पे यक्स है, यदि कोई घात नहीं है तो इसे यहाँ पर केवल एक घात आप समझ सकते हैं, यक्स का केवल एक गुणनखंड है। यहाँ पे यक्स पर 2 घात है मतलब यक्स का 2 गुणनखंड है। तो यहाँ पर जो भी बीजी व्यंजक लिखा गया ये एक बहुपद है ना, इसको हमने यहाँ पर भी सिंपल नोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे यह होना, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग जो भी यहाँ पर हमने बीजी व्यंजक का उदाहरण दिया हुआ है इसी में हम बता रहे हैं कौन कौन बहुपद कहलाएगा। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे देख रहे हैं चर पर घात 2 है, यहाँ पर भी चर पर घात 2 है ना, तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्याओं में आएगा तो ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पे यक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है, या तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो गया ना, तो इसे यदि अंश में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक घात आने लगेगा, इसलिए यहाँ पर बीजी व्यंजक तो है लेकिन बहुपद इसको हम लोग नहीं कह सकते, है ना। तो जो भी बीजी व्यंजक लिखा रहे उसमें आप देखेंगे कि चर की घात यहाँ पे पूर्ण संख्या है ना, यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कोई भी धनात्मक संख्या हो सकता है 0 को लेकर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? जो भी इस प्रकार का बीजी व्यंजक लिखा रहेगा उसे बोल देंगे आप बहुपद, अन्यथा नहीं। ऋणात्मक घात आ गया तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। चलिए हो गया।
अब बहुपद के प्रकार हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है ना, चर की अधिकतम घात शून्य हो, तो इस प्रकार का जो भी बहुपद रहेगा उसे बोल देंगे शून्य बहुपद, है ना। जो भी चर रहेगा उस पर घात शून्य। यहाँ पर हमें पता है ना कि कोई भी संख्या रहता है, यहाँ पे घातांक नियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मान लेते हैं 1 है ये, उस पर घात 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया 1। मान लेते हैं 100 हो गया, इस पर घात 0 आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। इसी प्रकार से यक्स, यहाँ पे चर के हिसाब से हम लोग बात करें तो यहाँ पे चर पर घात यदि 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चर रहेगा, चर पर अधिकतम घात शून्य का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चर रहेगा ही नहीं, है ना। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर सभी संख्यात्मक मान रहेगा। जैसे 1/2 है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, बहुपद होता है ना। 1/2 यदि अब प्रश्न में हम लोग पूछें कि 1/2 बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है। किस प्रकार का है, शून्य बहुपद है। यहाँ पे कड़ी में 2 भी क्या है, बहुपद है ना। और यहाँ पे यदि 7 की हम लोग बात करें, कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, ये बहुपद है। यहाँ पर इसको यदि चर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग चर को इस प्रकार से x पे घात 0 करके लिख सकते हैं ना। कोई भी आप x y z इस प्रकार से कोई भी चर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे तो जो भी चर है, चर पर अधिकतम घात क्या है शून्य, तो इसे बोल देंगे शून्य बहुपद। चलिए रैखिक बहुपद की बात करें तो चर की अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पर नाम से भी आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे चर पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, रैखिक के लिए 1 घात होना चाहिए। यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 रहेगा तो उसे बोल देंगे रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर x प्लस हमने 2 लिखा तो यहाँ पे चर x है, x पर अधिकतम घात कितना है 1 है, ठीक है। कोई घात नहीं लगा रहता है तो उसका मतलब है 1 घात है। यहाँ पे 2y हम लिख दिया तो यहाँ पर इस पर घात कितना छिपा हुआ है, 1 ही छिपा हुआ है। यहाँ पे 2y + 7 ये क्या है, रैखिक बहुपद है। जो भी चर रहेगा उस पर अधिकतम घात केवल 1 होना चाहिए। चलिए इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, इसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे यहाँ पे x² हमने सिंपल लिख दिया, x पर अधिकतम घात क्या है 2 है, तो यहाँ पर इसे बोल देंगे द्विघात बहुपद। चलिए x पर घात 2 हो गया, यहाँ पर जो भी हमने बहुपद लिखा हुआ ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। चर पर अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर जो भी बहुपद लिखा गया है, यहाँ पे चर पर देख रहे हैं घात 1 है, यहाँ पर चर पर अधिकतम घात 2 है ना, तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद लिखा गया है। चलिए और भी उदाहरण हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद की बात करें तो चर की अधिकतम घात 3 हो, है ना। यहाँ पे x पर हमने 3 घात लिख दिया, चर है, x चर है, चर पर घात क्या है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे x पर 3 घात प्लस 2x है, ये भी क्या है त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात की, यहाँ पे न्यूनतम की नहीं बात करेंगे, है ना। यहाँ पे चर पर घात देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे चर पर घात 3 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने हमेशा बात करेंगे अधिकतम घात, ठीक है। यहाँ पे x पर अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद को क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है, y पर 3 घात है प्लस y पर 2 घात है प्लस यहाँ पे y और प्लस 5 है ना, तो यहाँ पर ये हो गया त्रिघात बहुपद होगा। क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिला है 3 घात, जो चर है अधिकतम घात 3 मिला, तो इस प्रकार से बोल देंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। चलिए यदि इनको व्यापक रूप में लिखना रहेगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, यह तो शून्य बहुपद है। यहाँ पे रैखिक बहुपद की बात करें, यदि मान लेते हैं केवल एक चर है तब यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पर a रहेगा, ax प्लस b रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक रैखिक बहुपद है एक चर में, है ना। यहाँ पे ax प्लस b है, लेकिन यहाँ पे a जो है, यहाँ पे चर, यहाँ पे इसका कोई भी वास्तविक वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे a का वैल्यू शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। यदि शून्य रहेगा तो यहाँ पे ये शून्य बहुपद हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं a का वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह एक चर में, यहाँ पर यह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। चलिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यदि हम लोग लिखें ना, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से रहेगा, ax² प्लस bx और प्लस c रहता है, ठीक है। यह हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ पे चर क्या है, x है, लेकिन यहाँ पर भी जो x² का गुणांक a है, इसका मान यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शून्य को छोड़कर होना चाहिए। चलिए त्रिघात बहुपद की बात करें तो यहाँ पे ax पे 3 घात प्लस b, यहाँ पे x पे 2 घात प्लस यहाँ पे c x और प्लस यहाँ पे d, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। और यहाँ पर भी जो a है चर, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो यह द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चर पर जब भी अधिकतम घात 2 हो जाएगा तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, लेकिन इसीलिए यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने बहुपद के प्रकार को समझा। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। यहाँ पर जो भी बहुपद रहता है, यदि बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ गया तो उसे एक पदी द्विपदी गिना जाता है। जैसे देखिए हम गिनकर आपको दिखाते हैं। सिंपल हमने x² लिखा ना, तो यहाँ पे एक पदी, यह क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। यहाँ पर ये एक पदी के उदाहरण है। यदि हमने सिंपल 2y लिख दिया, है ना, और हम चलिए लिख देते हैं 5x लिख दिया, इस प्रकार से जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर ये केवल एक पद है। चलिए द्विपद का हम लोग उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे द्विपद का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस हमने 2 लिख दिया, सिंपल x प्लस 2 लिख दिया ना, तो यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे एक पद गिना जाएगा या 2 पद हो गया, है ना, ये द्विपदी हो गया। चलिए यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया x² प्लस हमने 5x लिख दिया,
तो यहाँ पे इसको एक पद गिनेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह है ना, तो इसको यहाँ पर दो पद गिनेंगे, ठीक है, या दो पद इसमें। चलिए यहाँ पर यदि हम लोग सिंपल इस प्रकार से लिख दे, चलिए हमने वाई स्क्वायर और हमने ऋण जेड स्क्वायर लिख दिया है ना। इसमें कुल कितने पद हैं? दो पद हैं, एक पद यह बनेगा और यहाँ पे एक पद यह बनेगा है ना, क्योंकि बीच में ऋण का चिन्ह आ गया। चलिए ये हो गया। यदि हम लोग त्रिपदी बहुपद की बात करें जिसमें तीन पद हो जाएगा, इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे चलिए एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस एक्स हमने लिख दिया, प्लस हमने 5 लिख दिया है ना। यहाँ पर देख रहे हैं बीच में प्लस का चिन्ह आ गया। देखिए यहाँ एक पद यह गिना जाएगा, एक पद यह और एक पद यह गिना जाएगा, तो यह त्रिपदी है ना, या फिर इसमें बोल सकते हैं कि तीन पद है, ठीक है। यदि और उदाहरण लिख रहे हैं तो हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर सिंपल इस प्रकार से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर और प्लस हमने जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये क्या है? एक त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद का उदाहरण है। एक पद हो गया, यहाँ पे यह दो पद गिना जाएगा, यह तीन पद हो गया है ना, इसमें कुल तीन पद हैं, ठीक है। चलिए हो गया। यहाँ पर बहुपदों को सिंपल हमने गिनना सीख लिया। बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो अब जितना भी पद रहेगा उसको हम लोग गिन देंगे है ना। यहाँ पे ये एक पद हो गया, दो पद आ गया, दो पद, यहाँ पे तीन पद आ गया तो तीन पद, कोई बहुपद रहेगा तो उसमें चार पद भी आ सकते हैं, पांच पद भी। चलिए इस प्रकार से हो गया, पदों को हम लोग सिंपल गिन लेंगे। अब समझते हैं कि एक चर वाले बहुपद, एक चर वाला बहुपद क्या हो जाएगा? उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा, चर रहेगा, केवल एक होना चाहिए। जैसे हमने सिंपल यहाँ पे चलिए 2x लिख दिया है ना, तो यहाँ पर ये एक बहुपद है, इसमें केवल एक ही चर है। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 2x स्क्वायर और प्लस हमने x लिख दिया है ना। तो यहाँ पर पद हमें नहीं गिना है। यहाँ पे ये जो भी बहुपद लिखा गया, ये पूरा क्या है? एक बहुपद ही है। यहाँ पर जो भी बहुपद लिखा गया है वह एक चर वाला बहुपद है ना, मतलब यहाँ पे केवल चर क्या है? x है। चलिए यहाँ पर हम लिख दिया वाई स्क्वायर और प्लस हमने 5y लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो भी बहुपद लिखा गया है इसमें चर क्या है? केवल एक ही है, जो कि है y। चलिए और हम उदाहरण लेते हैं। चलिए दो चर वाले हमें बहुपद लिखना है, तो इसमें जो भी बहुपद रहेगा उसमें दो चर आ जाएगा। चलिए हमने सिंपल लिख दिया x प्लस वाई लिख दिया है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुपद है। बहुपद में देख लेते हैं कि चर क्या है? एक x आ गया, एक y आ गया, दो चर आ गया ना। तो यहाँ पे ये दो चर वाला बहुपद है। चलिए यहाँ पर चलिए u भी करके लिख देते हैं। हमने चलिए सिंपल लिख दिया, चलिए v स्क्वायर और प्लस हमने लिख दिया सिंपल u स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? जो भी बहुपद है, यहाँ पे बहुपद हम लोग कहेंगे कब? जो भी रहेगा चर रहेगा उस पर घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्याओं के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और इसमें चर जो रहेगा वेरिएबल देख लेंगे, दो है, एक u है और एक v है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? दो चर वाले बहुपद हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया उदाहरण, और भी उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इत्यादि हो जाएगा। और यहाँ पे तीन चर वाले बहुपद की बात करें तो इसमें केस सिंपल समझ लीजिए कि तीन चर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस हमने सिंपल लिख दिया जेड स्क्वायर है ना। तो इसमें कुल कितने, मतलब यहाँ पे ये पूरा बहुपद तो है ही। अब इस यहाँ पे जो चर देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स हो गया, वाई आ गया, जेड आ गया, तो इसमें तीन भिन्न चर आ गए, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे? तीन चर वाले बहुपद है ना। इसमें चरों की संख्या क्या है? तीन है। यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है ना। चलिए यू भी डब्ल्यू करके भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हमने यू स्क्वायर लिख दिया और प्लस यहाँ पे जरूर नहीं है कि घात सेम ही लिखें है ना। चलिए इस पर हम लोग घात 3 लिख देते हैं और u भी चलिए एक और हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमने w लिख दिया है ना। तो इस प्रकार से जो भी ये बहुपद है इसमें कुल क्या है? चरों की संख्या 3 है। यहाँ पे u हो गया, v हो गया, w, तीन चर है, तो यहाँ पे तीन चर वाले बहुपद हो गए। अब यहाँ पे बहुपद के गुणांक हम लोग समझ लेते हैं। बहुपद के गुणांक, चलिए सिंपल हमने लिख दिया ना 3x स्क्वायर है ना, ये एक बहुपद है। तो जो भी यहाँ पे चर रहे, चर के गुणे में जो भी रहे है ना, यहाँ पे इसे बोल देते हैं गुणांक, ठीक है। बहुपद के गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिलेगा? आपको 3 मिलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए और हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने चलिए लिख दिया ऋण 2 लिख दिया, ऋण 2 एक्स पर हमने 3 घात लिख दिया, प्लस हमने लिख दिया 2 एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कुल दो पद हो गए। अब यहाँ पर पूछेगा ना कि यहाँ पे एक्स पे 3 घात, यहाँ पे एक्स पे 3 घात का गुणांक क्या है? इसके गुणे में कौन सा अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके गुणे में क्या है? आप चिन्हों के साथ मिलेंगे। यहाँ पे ऋण 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिला? ऋण 2। अब यहाँ एक्स पे 3 घात है, एक्स पे 3 घात का यहाँ पे गुणांक क्या है? ऋण 2। और एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। जो भी बहुपद संबंधित बेसिक बातें थी उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। चलिए प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे देगा ना, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर व्यंजक लिखे गए हैं और व्यंजकों में हमने बताया कि बहुपद किसे कहेंगे हम लोग, है ना। जो भी चर है उस पर घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4x स्क्वायर है ना। यहाँ पर जो x है, जो चर है, इस पर घात 2 है। यहाँ पे चर है, चर पर घात 1 है ना। यहाँ पर जो व्यंजक लिखा गया है यह एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि चर पर हम लोग जो भी घात देख रहे हैं वो क्या है? पूर्ण संख्याओं के रूप में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि यह बहुपद है। और यहाँ पे एक चर में, यहाँ पे चर देख रहे हैं केवल x है ना।
यहाँ पर पदों की संख्या की बात करेंगे तो 3 पद है, लेकिन यहाँ पे चर देख लेते हैं, यक्ष ही है, ठीक है, यक्ष केवल इसमें चर है। चलिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे करनी में 2 है ना, तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि चर जो भी है इस पर घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है जो कि 2 है, तो यहाँ पर यह भी बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि जो यहाँ पे टी है, यहाँ पे चर टी ही है, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर टी है और करनी में 2 है, तो टी रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले दूसरे पद की बात करेंगे ना, दूसरे पद में तो टी पर घात 1 है ना, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे टी पर घात यहाँ पे करनी है ना, टी पर करनी का मतलब ये हो गया, यहाँ पे टी हम लिख देते हैं, करनी का मतलब ये हो गया कि टी पर घात कितना, 1/2, 1/2 जो होता है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। तो यहाँ पर यह जो बीजी व्यंजक है, यहाँ बीजी व्यंजक तो सब है, लेकिन यहाँ पे यह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में हमें पता है कि 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3 इस प्रकार संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन 1/2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर यह बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए यहाँ पे y है और प्लस यहाँ पे 2/y है, 2/y है। चलिए यहाँ पे 2 गुणित 1/y हम लोग लिख सकते हैं, तो चलिए 1/y बराबर हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, y पर ऋण 1 घात लिख सकते हैं। यहाँ पर जो बीजी व्यंजक है, यहाँ पर घात क्या आ जाएगा, ऋणात्मक घात आ जाएगा, यदि हम लोग इसको अंश में करेंगे तब। तो यहाँ पर यह जो है, यह जो बीजी व्यंजक है, यह बहुपद नहीं है ना, क्योंकि चर पर घात ऋणात्मक आ जा रहा है। हमें पता है कि 0 से लेकर सभी धनात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, चर यहाँ पर कुल 3 है ना, यहाँ पे यक्ष चर है, वाई चर है और यहाँ पे टी चर है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनका घात है एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर ये 10 है, 3 है और यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद होगा। चलिए तो इन सबको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला बीजी व्यंजक लिखा गया था ना, यहाँ पे एक चर में बहुपद है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि चर क्या है, केवल यक्ष है इस बहुपद में, और यहाँ पे एक चर में यह बहुपद है। हमें जो भी बीजी व्यंजक दिया था इसे बताना था कि बहुपद है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी चर है, चर पर घात एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर यह क्या है, बहुपद भी कहलाएगा, है ना, और जो कि केवल एक चर में है, जो कि यक्ष है। लिख देते हैं हम एक, यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रश्न दिया गया ना, जो फर्स्ट वाला बीजी व्यंजक दे दिया गया, एक चर में बहुपद यह है, ठीक है। और चलिए हम लोग सेकेंड को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी देख रहे हैं हम लोग को चर क्या है, इसमें एक बीजी व्यंजक तो है और बहुपद है कि नहीं, क्योंकि देख रहे हैं जो चर है, चर पर घात पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। और यहाँ पे जो चर है केवल एक ही चर है, जो कि y है, इस बहुपद में चर केवल y है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यह भी क्या है, एक चर में बहुपद यह है, ठीक है, यह हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले। यहाँ पे हमने थर्ड में बताया कि यहाँ पर जो भी बीजी व्यंजक है यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो चर था, चर पर घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। लिख देते हैं, यहाँ पे 1/2 घात आ गया था टी पर, जो बीजी व्यंजक दे दिया गया, लिख देते हैं बहुपद नहीं है, क्योंकि चर पर घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर भी नहीं बना था। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे पे, इसको नोट करते हैं। जो कि दे दिया गया था ना, y था और प्लस यहाँ पे 2/y दे गया था, तो यहाँ पे हमने 2 गुणित 1/y इसको लिख सकते हैं। 1/y बराबर यहाँ पे y पे ऋण 1 घात आ जाएगा। यहाँ पर भी पूर्ण संख्या नहीं बना है ना, 0 से लेकर धनात्मक होना चाहिए, लेकिन ऋणात्मक घात आ गया था। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बहुपद नहीं है, कारण सेम ही रहेगा, क्योंकि चर पर घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे ऋणात्मक घात आ गया था। चलिए ये हो गया। यहाँ पर हम लोग पाँचवें वाला प्रश्न, मतलब पाँचवा वाला जो बीजी व्यंजक दे दिया गया है, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर बात करें ना, तो जो चर है, चर पर घात एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर ये बहुपद है, लेकिन इसमें चरों की संख्या, यहाँ पर एक चर के लिए पूछा था, तो यहाँ पे लेकिन हम लोग बता देंगे कि चर कितना है, 3 है। यहाँ पे यक्स, वाई, टी, यहाँ पे 3 चर है। लिख देते हैं 3 चरों में बहुपद है, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रश्न, जो पहला प्रश्न दिया गया था, इसमें कुल 5 प्रश्न दिए थे, जो कि 5 बीजी व्यंजक दिया गया था, और हमें पूछा था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं रहता, तो उसके लिए कारण देना था। तो हमने सिंपल कारण दे दिया। यहाँ पर 5 प्रश्नों को हमने सिंपल हल कर दिया। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्ष स्क्वायर का गुणांक लिखिए।
तो यहाँ पर हमें सभी बहुपद ही लिखा गया है। यहाँ पर हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है ना, तो इसके लिए तो हमने पहले ही बताया गुणांक ज्ञात करना। चलिए यहाँ पर फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए हम लोग बात करें ना, यहाँ पर जो फर्स्ट प्रश्न दे दिया गया पहले इसमें एक्स स्क्वायर का पद ढूंढिए। तो यहाँ पर इसमें जो भी बहुपद लिखा गया ना, इसमें कुल 3 पद है, एक पद हो गया यह और एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पर, कुल 3 पद है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पे चिन्ह के साथ में ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने सिंपल इसको नोट कर दिया है ना, जो कि है एक्स स्क्वायर। अब इसके गुणांक आपको दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक गुणते एक्स स्क्वायर लिख दीजिए है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणे में आपको कोई यदि अंक नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक गुणते आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए। सेकंड वाले प्रश्न के लिए हम लोग बात करें ना, तो इसमें कुल 3 पद है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी पद है उसको उठा लीजिए। यहाँ पे दे देगा ऋण एक्स स्क्वायर है ना, तो ऋण एक्स स्क्वायर को हमने अलग से नोट कर लिया है ना। यहाँ पे कुल 3 पद था, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले पद से सिर्फ मतलब है, तो यहाँ पे ऋण एक्स स्क्वायर को हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे इसके एक्स स्क्वायर को अलग करके लिख दीजिए और बाकी जो भी संख्यात्मक मान है उसे अलग लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमने सिंपल ऋण 1 लिख दिया और गुणते हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऋण 1 मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न की बात करें ना। थर्ड वाले प्रश्न में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें कुल 2 पद हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद तो यही है। यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, जिसके गुणे में यहाँ पे 5/2 दे दिया गया और इंटू एक्स स्क्वायर है ना, इसे यही पद हमने ले लिया। अब इस पद की बात करें तो यहाँ पर तो अलग है ही, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलग है और यहाँ पर इसके गुणे में ही है। जिसका भी आपको गुणांक पूछ दे है ना, तो उसको अलग कर दीजिए। बाकी जो भी यदि संख्यात्मक मान है तो उसको अलग कर दीजिए। यदि नहीं दिख रहा है संख्यात्मक मान तो गुणते में 1 तो आप लिख ही सकते हैं ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिला, 5/2 है ना। चलिए हो गया। और इसकी बात करें ना, चौथे वाले प्रश्न में आपको एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप सिंपल क्या कर देंगे, जैसे इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, करणी में 2 एक्स लिख सकते हैं और ऋण 1 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर चलिए प्लस करके हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। चलिए हमने सिंपल लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर के यहाँ पे गुणे में क्या रहा होगा, ऐसा क्या वैल्यू रहा कि वो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे ये पद ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसका गुणांक रहा होगा वो तो शून्य ही रहा होगा है ना। शून्य था तभी यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा यहाँ पे पद को ही 0 कर दिया है ना, पद को ही समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 गुणते एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा है ना। चलिए सबको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए आपको 1 नोट करना है, हम नोट कर देते हैं। फर्स्ट वाले प्रश्न में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको 1 प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋण 1 मिला था, और थर्ड वाले प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको 5/2 प्राप्त हुआ था, और चौथे वाले प्रश्न में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 रहा होगा, तभी ये पद शून्य हो गया था है ना। तो यहाँ पर शून्य सिंपल यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है ना, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हमें एक ही उदाहरण लिखना है। चलिए यहाँ पर ना 35 घात के द्विपद, यहाँ पर आपको जो भी चर रहे यहाँ पर उसकी घात की स्थिति बता रहा है, यहाँ भी बहुपद ही आपको लिखना है ना। यहाँ पे 35 घात वाला आपको द्विपद लिखना है। तो यहाँ पर 35 जो भी चर रहे उस पर अधिकतम घात आपको क्या लिख देना है, 35। मान लेते हैं हमने सिंपल यहाँ पे x पर घात हमने क्या लिख दिया, 35। यहाँ पे लिख दिया x पर घात 35, लेकिन यहाँ पर लिखा गया द्विपद, उसमें पदों की संख्या 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस करके हम एक और पद लिख देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे द्विपद लिखना था, इसमें 2 पद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हमने x पर घात 35 और यहाँ पर प्लस हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया है ना। तो यहाँ पे जो भी चर रहेगा उस पर अधिकतम घात को ही लेंगे। तो चर पर यहाँ पे अधिकतम घात क्या हो गया, 35 हो गया है ना। यहाँ पे ये क्या है, एक बहुपद है जिसमें हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है ना कि चर पर जो भी घात है वो पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे जो चर है चर की अधिकतम घात 35 है, और इसमें कुल 2 पद है ना। और चाहे तो यहाँ पे इसके गुणांकों में आप कोई संख्या का गुणा कर सकते हैं, 2 लिख दीजिए, करणी में लिख दीजिए, कोई भी आप वास्तविक संख्या लिख सकते हैं ना। यहाँ पर भी आप चाहें तो करणी में 2, 1/2 कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप केवल आपको चर को ध्यान में रखना है ना। चर पर घात आपको क्या लिखना है, चलिए हमने y चर करके लिख देते हैं। हमने लिख दिया y पर घात, यहाँ पे सिंपल 35 लिख दिया है ना। इसके गुणे में कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, 1/2 ही हम लिख दें, 1/2, लेकिन हम लोग को केवल इससे मतलब है ना, जो चर है उस पर घात अधिकतम 35 हो, और प्लस चलिए हमने सिंपल 1 लिख दिया, फिर भी क्या, इसमें कुल 2 पद हो गया, एक पद या एक पद या 2 पद हो गया, और चर पर अधिकतम घात 35 हो गया। तो इस प्रकार से अनंत उदाहरण हो सकते हैं ना, केवल आपको एक ले लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग केवल एक उदाहरण लिख देंगे। और यहाँ पे जो दूसरा आपको दिया हुआ है ना, और यहाँ पे 100 घात के एक पदी मतलब केवल उसमें एक पद होना चाहिए, लेकिन जो चर हम लोग लिखें उसमें अधिकतम घात कितना हो, 100 घात होना चाहिए। तो हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, x पर घात, यहाँ पे x चर हो गया, इस पर अधिकतम घात क्या हो गया, 100 हो गया, यह यहाँ पर एक पदी है। ठीक है, और चाहे तो संख्या यहाँ पे इसके
यहाँ पे गुणांक में आप कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, 1/2 करने में 2 2 हो गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी चर है उस पर घात क्या होना चाहिए, यहाँ पे 100 घात होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग को केवल एक पद ही लिखना है ना, इसलिए हम लोग प्लस करके कोई और संख्या को हम लोग नहीं लिख सकते हैं ना, यहाँ पे केवल आपको एक ही पद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो y करके z करके इस प्रकार से, चलिए हम यहाँ पे करणी में 2 यहाँ पे लिख देते हैं z पर हमने घात 100 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, 100 घात का एक पद ही है, केवल इसमें एक ही पद है। तो यहाँ पे अनंत उदाहरण हो सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को। चलिए हमें 35 घात का एक द्विपद लिखना था, तो हम लोग कोई लिख देते हैं यहाँ पर 35 घात का द्विपद। चलिए इसी को लिख देते हैं 2 यक्स पर घात हमने 35 लिख दिया, जो भी चर लिखिए उस पर घात सिंपल 35 लिख दीजिए। और आपको द्विपद लिखना है, पदों की संख्या 2 करना है, तो सिंपल यहाँ पे चलिए हम लोगों ने सिंपल चलिए +5 ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 2 पद हो गया, लेकिन जो चर है, चर पर अधिकतम घात क्या है 35 है, तो यहाँ पर हमने सिंपल द्विपद लिख दिया। आप यहाँ पर अनंत उदाहरण हो सकते हैं, आप कोई भी इस प्रकार से 2 पद करके लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पद लिखिएगा इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा कि यदि उस पर कोई घात करके लिख रहे हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या हो घात, है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप ऋणात्मक घात इस प्रकार से लिख दें, है ना। चलिए ये हो गया, इसमें पदों की संख्या 2 हो, और लेकिन जो भी आप चर लिखें, चर पर अधिकतम घात क्या होनी चाहिए 35 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने यक्स लिख दिया, यक्स पर घात आपने 40 लिख दिया, तो यहाँ पे 40 घात का यह बहुपद कहलाने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम घात ही होना चाहिए, यक्स पर घात 35 ही होना चाहिए। चलिए हो गया, द्विपद हमने लिख दिया। और यहाँ पे 100 घात का हमें एक पद ही लिखना था, तो चलिए यहाँ पर कोई भी लिख दीजिए, यहाँ पर बस चर पर घात अधिकतम 100 होना चाहिए। चलिए हमने 2 लिख दिया, और चलिए यक्स करके या वाई करके आप चाहें तो चर बदल भी सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने लिख दिया 2, और जेड पर हमने सिंपल घात लिख दिया 100, है ना। यहाँ पर एक पद ही है, यहाँ पे जो चर है, चर पर अधिकतम घात 100 है, यहाँ पर यह 100 घात वाला एक पद ही हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही 2 हमें लिखना था, हमने लिख दिया। यहाँ पे 35 घात वाला द्विपद लिख दिया, और यहाँ पे 100 घात का एक पद ही हमने लिख दिया, यहाँ पे केवल एक पद है। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जो भी चर रहेगा ना, चर की जो भी अधिकतम घात रहेगी वही होता है बहुपद की घात, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, चर क्या है, यक्स है, और यक्स पर अधिकतम क्या है, सबसे अधिक क्या है, तो यहाँ पर यह है यक्स पर घात 3, है ना। अब इससे अधिक तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो चर की अधिकतम घात है 3, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चर y है, y पर अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे इस बहुपद की घात की बात करें तो बहुपद की घात 2 है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, चर क्या है, t है, t पर यहाँ पर अधिकतम घात क्या है ना, यहाँ पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब 1 है ना, एक गुणनखंड तो है ही, तो यहाँ पर जो इस बहुपद की घात की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। चर की अधिकतम घात 1 है। अब यहाँ पर केवल संख्या 3 लिखा गया है ना। अब इस यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि कोई चर ही नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, यक्स वाई जेड कोई चर लिखकर उस पर आप घात 0 लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमने सिंपल यक्स लिखा, यक्स पर घात हमने 0 लिख दिया, तो यहाँ पर जो चर मतलब यहाँ पे इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पर बहुपद की घात 0 कहलाएगा, है ना। यहाँ पर यदि केवल हमने 3 लिखा हुआ है तो इसके बारे में हालांकि हमने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर ये क्या है, 0 बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर केवल जो भी रहेगा संख्यात्मक मान ही रहता है ना, जो भी चर रहता है उस पर घात 0 रहता है। यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिख नहीं रहा था तो यहाँ पर हमने x पर घात 0 लिख दिया, यहाँ पे इस बहुपद की घात 0 है। जो भी कोई भी बहुपद आपको दे देना, उसमें चर की जो भी अधिकतम घात रहेगी वही हो जाता है बहुपद की घात, सिंपल बात है। तो यहाँ पे इस बहुपद में जो भी चर था इसकी अधिकतम घात 3 थी, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात 3 हो गया। यहाँ पर बहुपद की घात आपको 2 प्राप्त हुआ, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 था, यहाँ पे चर पर अधिकतम घात 1 था, तो यहाँ पे इस बहुपद की घात 1 मिला। यहाँ पे चर आपको दिख ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर चर हमने इस प्रकार से लिखा, यक्स पे घात 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 में यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल में चर दिखने लगा, तो यहाँ पे चर पर घात 0 है, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 0 है, तो यहाँ पर जो बहुपद है बहुपद की घात क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे सिंपल हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को, और इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे 4। यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया कि इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे बहुपद की घात आपको क्या मिलेगा, 3, यहाँ पर 3 है। दूसरे वाले के लिए यहाँ पे बहुपद की घात 2 है, और तीसरे के लिए यहाँ पे बहुपद की घात 1 है, और यहाँ पे लास्ट वाले के लिए यहाँ पे 0 था, बहुपद की घात यहाँ पर 0 है। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो यहाँ पर हमने रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, इन सब के बारे में हमने बात किया था, है ना। बस यहाँ पे केवल आपको क्या देखना है,
चर पर अधिकतम घात देखना है। यदि शून्य होगा तो शून्य बहुपद, हालांकि शून्य बहुपद के लिए अभी दिया नहीं हुआ है ना, रैखिक बहुपद से ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जब भी देखेंगे कि चर पर अधिकतम घात 1 है, रैखिक बहुपद हो गया। चर पर अधिकतम घात देखेंगे 2 है, द्विघात बहुपद हो गया। चर पर अधिकतम घात 3 है, त्रिघात बहुपद हो गया। सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए, चर पर यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, अधिकतम कौन है? 2 है ना। तो यहाँ पे चर पर अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? द्विघाती कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे द्विघाती हम लोग इसको साथ साथ नोट भी करते हुए चलते हैं, है ना। यहाँ पर ये द्विघाती रहेगा। चलिए, और यहाँ पर इसकी बात करें तो चर पर अधिकतम घात यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, अधिकतम क्या है? 3 है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? त्रिघाती। ये त्रिघाती बहुपद है, तो सिंपल हमें त्रिघाती ही लिखना है। चलिए, ये हो गया। और यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो चर है, चर पर यहाँ पर देख रहे हैं 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है ना, अधिकतम 2 है, तो यहाँ पर यह क्या कहलाएगा? द्विघाती कहलाएगा, है ना। यह द्विघाती है। चलिए, आ जाते हैं हम लोग चौथे पे। चौथे में हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे चर, यहाँ पर तो केवल संख्या है। यदि यहाँ पर चर के हिसाब से लिखना रहता है तो यहाँ पे इसके गुणे में यक्स घात है, आप 0 करके लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे शून्य घात है, यहाँ पे अधिकतम 1 घात है ना, अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल रैखिक लिखते हैं, रैखिक। चलिए, ये हो गया। पाँचवें में देखते हैं, यहाँ पे एक पदी है, एक पदी से हमें नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको चर पर घात देखना है। चर पर घात 1 है, तो यहाँ पे इसे आप क्या बोल देंगे? रैखिक बहुपद। तो केवल यहाँ पे आप रैखिक लिख दीजिए। चलिए, यहाँ पे छठे की बात करें ना तो आर है, चर आर है, और इस पर घात क्या है? अधिकतम 2 है, तो यहाँ पे द्विघाती बहुपद, द्विघाती रहेगा। चलिए, ये हो गया। और यहाँ पे लास्ट में बात करें तो जो भी यहाँ पे चर दे दिया गया, चर पर अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? त्रिघाती। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल त्रिघाती नोट कर देते हैं। यहाँ पर यह 7वां प्रश्न था, जो कि था दिया गया बहुपद त्रिघाती था। चलिए, तो इस प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।